सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 67 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ इस वीक में हमारे पास दो हाइलाइट्स हैं। एक 8 CPC के रिगार्डिंग अपडेट है जो कि पार्लियामेंट क्वेश्चन से आई है, और जो CPI मतलब कि जो आपका DA कैलकुलेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, उसका कैलकुलेशन का मेथड में थोड़ा चेंजेस आए हैं तो उसकी अपडेट है। सो स्टार्ट करते हैं विद सबसे पहले। ये हमारे पास नई CPC सीरीज है, CPI की सीरीज है जो कि 2026 में DA कैलकुलेशन निकालने के लिए यूज की जाएगी। नाउ अब तक क्या था, 2024 तक जो हमारा बेस ईयर था वो 2012 रहता था। 2012 के हिसाब से जो DA था उसकी कैलकुलेशन की जाती थी। अब बेस ईयर को 2012 से 2024 कर दिया गया है, और जो बास्केट होती थी पहले, जिस बास्केट के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन की जाती थी। बास्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक ये लगा लीजिए एक बैग बनाया हुआ था। उस बैग के अंदर जो भी इंसान है उसके लिए जो घरेलू चीजें रिक्वायरमेंट है, जैसे पेट्रोल लगता है गाड़ी चलाने के लिए, बिजली का खर्चा, खाना पीना और ये सब चीजें, वो उस बास्केट में इंक्लूडेड थी। तो गवर्नमेंट क्या देखती थी, उस बास्केट का एवरेज प्राइस है जो मंथ वाइज क्या चेंज हो रहा है। अगर बास्केट का प्राइस मंथ वाइज बढ़ रहा है तो आपको DA ज्यादा मिलेगा। अगर कम हो रहा है तो DA का जो परसेंटेज इंक्रीज है 6 मंथ बेसिस पे वो कम मिलेगा। सो जो बास्केट थी पहले वो फूड ओरिएंटेड ज्यादा थी, मींस 2012 के टाइम वाली जो फूड ओरिएंटेड ज्यादा थी उसमें फूड का पार्टिसिपेशन, फूड की जो आइटम्स थी उनका पार्टिसिपेशन 45% था। उसको घटा के अब 36% कर दिया गया है। अब की बार हाउसिंग का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, और साथ में ये OTT, ई-कॉमर्स और जो आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम है उड़ान स्कीम, जिसमें एयरलाइंस में ट्रैवल करना थोड़ा सस्ता किया गया है, सो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो नाउ अब अगर कोई खाने की चीज महंगी होती है, खाने का सामान महंगा होता है, फूड इन्फ्लेशन होती है, तो इस मामले में जो DA है, DA पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। बल्कि जो हाउसिंग का जो है, अगर हाउसिंग के रेंट्स बढ़ते हैं और जो OTT वगैरह हैं इनके प्राइसेस जो बढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट अब आपके DA में ज्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही अब साथ में क्या जा रहा है कि DA को जब तक पे कमीशन नहीं आने वाला, DA को रिसेंट नहीं किया जाएगा 0% पे। उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको 100% मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर के फर्दर कैलकुलेशंस की जाएंगी जब ये हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएगा। जो न्यू सीरीज है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि जो इंटरनेट, एजुकेशन या रेंट पे जो प्राइसेस हैं, जैसे कभी भी रिचार्ज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं और सेकंड ऑर्डर देखते हैं। जो हमारा सेकंड है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से है। जवाब दिया गया है, कब दिया गया है? 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है उसको अगर हम आपको कम शब्दों में समझाएं तो ये पूछा गया था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है फाइनेंस बिल को, जो जिनको पेंशन मिलती है उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, और क्या जो एम्प्लॉय 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुआ है उसको 8 CPC का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ ये बेनिफिट किसके रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं? मेनली ये उन लोगों के रिगार्डिंग है जो कि किसके अंदर आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं। बिकॉज ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, अगर आप 31 दिसंबर 2025 को रिटायर करो तो आपको क्या मिलता है, आपको नॉमिनल इंक्रीमेंट मिलता है, और वो इंक्रीमेंट कब होता है? अगले ईयर का होता है। यानी कि इट्स लाइक कि आप 1 जनवरी 2026 को वर्किंग हो, अगर आप 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुए, और अगर आप 1 जनवरी 2026 को वर्किंग हो और पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को लग जाता है, तो जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा आपका जो पेंशन है उस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज पेंशन 30,000 बन रही थी और अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी पेंशन 60,000 से स्टार्ट होगी।
सो डायरेक्टली आपको डबल बेनिफिट, इन केस अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो आपको बेनिफिट होगा। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है कि टाइम टू टाइम ऑर्डर्स निकलते हैं, उन ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ होगा। और जो पे कमीशन है, पे कमीशन के रिगार्डिंग ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है और 18 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एंड पे कमीशन के रिगार्डिंग एक और अपडेट कि जो चेयरमैन थे उनको अपॉइंट कर दिया गया है। साथ में जो अभी हमारे पास बजट आया था तो उसमें बजट की अलोकेशन कर दी गई है फाइनेंस के काम करने के लिए। सॉरी, जो हमारे पास सीपीसी है, सेंट्रल पे कमीशन है, इसको काम करने के लिए जो बजट चाहिएगा वो बजट की भी अलोकेशन कर दी गई है और बिल्डिंग भी अलॉट कर दी गई है। बट अभी सिर्फ वहां पे ऑन रिकॉर्ड एक ही आदमी है जो कि उनके चेयरमैन है। अभी जो बाकी स्टाफ है जो कि एक्चुअल सारा काम करेगा, जो मीटिंग्स करेगा, जो मीटिंग्स को रिकॉर्ड करेगा, लाइक क्लरिकल स्टाफ या बाकी का जो भी स्टाफ होगा, वो सारा का सारा अभी मिसिंग है। अभी उसको डेपुटेशन पे आना बाकी है। सो इसमें से ऑलमोस्ट 1 महीना तो ऑलरेडी गुजर ही चुका है। अगर हम ये देखें कि जब से उसको बोला गया था कि 3/11/2025, उसके हिसाब से तो 3 महीने गुजर चुके हैं। सो अभी 15 महीने हैं इसके पास कि वो अपनी रिपोर्ट दे। सो मोस्टली ये रिपोर्ट भी लेट ही होगी विद दीज कंडीशंस, बिकॉज अभी तो जो डेपुटेशन पे जब पूरा स्टाफ आ जाएगा उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट हो पाएंगी। एंड यस, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि डेपुटेशन पे स्टाफ क्यों आएगा, तो जो पे कमीशन होता है वो एक कोई परमानेंट बॉडी नहीं होती, वो एक टेम्परेरी बॉडी होती है। वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिजोल्व हो जाएगी। सो दैट्स वाई उसमें सारा स्टाफ डेपुटेशन से ही आता है। सो विद दिस आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।